जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में एआई से कलाकारों के बौद्धिक संपदा को खतरा नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो यूपीएससी मेंस में प्रश्न है उस पर भी अध्ययन करेंगे। फरहाद मंजू ने इस लेख को लिखा है, जो कि अमेरिकी पत्रकार और द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन कॉलमिस्ट हैं। चलिए, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हज़ारों समस्याएं हो सकती हैं, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधी कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो समस्या होती है उससे दिक्कत नहीं है। मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने हाल ही में इस पर बहुत सवाल उठाए हैं कि कैसे एआई जनरेटेड कंटेंट पर बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत विचार किया जाना चाहिए। यह हाल के दिनों में एक चर्चित मामला बना हुआ है। हॉलीवुड के लेखकों और अभिनेताओं ने इस मुद्दे पर हड़ताल कर रखी है। वहीं द टाइम्स जैसी बड़ी न्यूज़ कंपनियां अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के कदम उठाने की कोशिश कर रही हैं। एआई और उसके निर्माताओं पर आज जितनी तरह की कार्रवाइयां करने की बातें हो रही हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं एक ही बात कहूँगा, अभी थोड़ा ठहरें। मैं इस बारे में बहुत समय से सोच रहा हूँ कि क्या संगीतकारों, चित्रकारों, फोटोग्राफरों, लेखकों, फिल्मकारों और रचनात्मक कार्यों में लगे रहने वाले अन्य लोग, जिनमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ, बशर्ते मेरा दिन अच्छा गुजर रहा हो, को इस बात का डर होना चाहिए कि मशीनें उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शायद ऐसी बात नहीं है। मैं जितना ज़्यादा चैट जीपीटी, है ना, मिड जर्नी और अन्य एआई टूल्स का इस्तेमाल करता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि बौद्धिक संपदा संबंधी सवालों को हम ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि कंप्यूटर अपने आप से ऐसा कोई कलात्मक सृजन नहीं कर सकते हैं जो कि मौलिक, विरला और युगांतकारी हो। इसके उलट कलाकारों और रचनात्मक लोगों के लिए तो एआई एक वरदान साबित होगी। हाल ही में एक एआई आधारित कॉमेडी का आकलन करते हुए द टाइम्स के जैसन जिनोमैन ने कहा कि एआई कॉमेडीज मनुष्यों द्वारा रचित कॉमेडी को बेहतर बना सकती हैं। कंप्यूटरों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र कलाकार अनुकरण के बजाय अपनी मौलिक प्रतिभा पर ज़्यादा निर्भर करेंगे और इस बारे में पहले से ज़्यादा विचार करेंगे कि वे कौन सी चीज़ है जो उनके द्वारा रची कला को मानवीय विशिष्टताओं से भर देती है। वे सही हैं, और यह बात केवल कॉमेडी ही नहीं, अनेक अन्य रचनात्मक क्षेत्रों पर भी लागू होती है। मेरा ऐसा सोचने के पीछे क्या आधार है? एक आधार तो ऐतिहासिक ही है। जिन तकनीकियों ने मनुष्य की कलात्मक अभिव्यक्ति को सरल बनाने में योगदान दिया है, उनमें से ऐसी कोई भी नहीं थी जिसमें मनुष्यों की रचनात्मकता को कुद कर दिया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर्स के आगमन के बावजूद संगीतकारों का मुकाम बना रहा। ऑटो ट्यून के बावजूद पिच पर गायन चलता रहा। फोटोग्राफी ने चित्रकला का अंत नहीं कर दिया, और डिजिटल फोटोग्राफी भी पेशेवर छाया चित्रकारों का काम छीन नहीं सके। दूसरी तरफ एआई के द्वारा निर्मित कंटेंट देखें, अगर उस पर मनुष्यों के द्वारा बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है तो एआई के द्वारा रचा गया अधिकतर संगीत, छवियाँ, कहानियाँ आदि वास्तविक कला के बजाय मिमिक्री ही मालूम होते हैं। ठीक है, यह बात बहुत प्रभावित करने वाली है कि चैट जीपीटी टेलर स्विफ्ट की शैली में पॉप सॉन्ग लिख सकती हैं, लेकिन उसकी रचना एक बेजान नकल ही मालूम होती है। चैट जीपीटी के गीत सुनने स्टेडियम नहीं भरने वाले हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एआई के कारण बहुत सारे कानूनी पचड़े
नहीं पैदा होंगे। स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाने वाले मार्क लैम्ले ने मुझसे चर्चा में कहा कि आने वाले 5 से 10 सालों में एआई के द्वारा मीडिया में निभाई जा रही भूमिका पर अनेक वैधानिक लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। मामले न केवल बढ़ेंगे, वे अधिक पेचीदा भी होते चले जाएंगे। लेमले उन वकीलों में से हैं जो कलाकारों के द्वारा दर्ज किए गए कॉपीराइट उल्लंघन मामले में स्टेबिलिटी एआई नामक एआई फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विवाद के मूल में है एआई सिस्टमों के प्रशिक्षण की रीति, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर डिजिटल कंटेंट का विश्लेषण किया जाता है, जिनमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो कॉपीराइट के दायरे में आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कलाकारों को उनके योगदान के लिए पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, और अगर हाँ तो कितना? मेरे विचार से इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जब एक मशीन को ऑनलाइन कंटेंट का विश्लेषण करके भाषा और संस्कृति को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो वह किसी ऐसे मनुष्य की तरह ही काम कर रही होती है जो पहले से रचित कलाकृतियों का अध्ययन करके प्रेरणा प्राप्त करता है। अगर मेरा कोई लेख पढ़कर किसी मनुष्य को सोचना या प्रेरणा मिलती है, तो इससे मुझे क्यों समस्या होने लगी? मैं इसीलिए तो लिखता हूँ। अब देखते हैं जो मेंस में प्रश्न आया है, यूपीएससी मेंस में, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, एक प्रश्न है कि भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित 2019 का एक प्रश्न कि भैषजिक कंपनियों को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेडिशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज, PHARMA फार्मास्यूटिकल, CEUTICAL फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो भैषजिक कंपनियों का अनुवाद, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज का अनुवाद हिंदी में किया हुआ है भैषजिक कंपनियों। फार्मास्यूटिकल भी लिख सकता था, फार्मास्यूटिकल कंपनियों। चलिए, भैषजिक कोई होगा, वैदिक शब्द होंगे। भैषजिक या भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है? भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है? यानी समस्या क्या रही है कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो भारत के आयुर्विज्ञान का जो पारंपरिक ज्ञान है उसको पेटेंट करा रही हैं। जैसे हल्दी के ऊपर विवाद था, नीम के ऊपर, तो नीम, हल्दी, चंदन, जो प्राकृतिक हम कह लें जो लेपन होता है मिट्टी का, योग हो गया, ये सारे भारत के पारंपरिक ज्ञान है। अब कोई कहे कि योग मेरा है, योग विद्या मेरी है, या नीम से क्या फ़ायदे हैं, तुलसी के क्या फ़ायदे हैं, वो सारा ज्ञान हमने खोजा है, तो नहीं, ये सारे भारत के जो पारंपरिक ज्ञान हैं वही हैं। अब जो भैषजिक कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, अगर भारत के आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट करा रही हैं तो भारत को नुकसान होगा। ये तो भारत की चीज़ें हैं, भारत का ज्ञान भंडार है, भारत क्या वैदिक काल से चला आ रहा शोध अनुसंधान अध्ययन है, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं भारत को ही मिलना चाहिए। तो भारत सरकार कैसे रक्षा कर रही है, ये यही प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत सरकार इसको रोकने के लिए कुछ कार्य भी कर रही है? तो आंसर है, पारंपरिक चिकित्सा में
पारंपरिक ज्ञान के चिकित्सा संबंधी पहलू शामिल हैं। पारंपरिक ज्ञान के चिकित्सा संबंधी पहलू शामिल हैं जो आधुनिक चिकित्सा के युग से पहले विभिन्न समाजों में पीढ़ियों से विकसित हुए हैं। भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और विविध जनजातीय प्रथाओं से उत्पन्न पारंपरिक प्रथाओं का विविध समूह पाया जाता है ना। जैसे आयुष, तो आयुर्विज्ञान, योग, और भी ऐसे हैं। सिद्ध, तो आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे और भी विधाएं हैं, 5-6 विधाएं हैं जो प्रमुख हैं। अब पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में शामिल मुद्दे क्या क्या हैं। पारंपरिक ज्ञान का संहिताकरण न होने के कारण, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसका पारंपरिक ज्ञान का संहिताकरण न होने के कारण यह पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रभावों के चलते अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। भारत में बायोपायरेसी के विभिन्न मामले उठाए गए जहां बायोटेक कंपनियों ने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग उत्पादों को विकसित करने और पेटेंट जारी करने के लिए किया। तो बायोपायरेसी एक शब्द है। तो भारत में पारंपरिक ज्ञान का संहिताकरण नहीं हुआ है ना। तो जितने भी हमारा अध्ययन है, शोध है, योग में, यूनानी में, सिद्ध में, आयुर्वेद में, उन सब का एक लिपिबद्ध हो जाना चाहिए, संहिताबद्ध हो जाना चाहिए, ताकि कोई उसको चुरा ना सके, और कॉपीराइट हो जाना चाहिए भारत सरकार के नाम से। तो पारंपरिक ज्ञान का मतलब भारत सरकार क्या, जो उस क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं उनके नाम पर, या भारतीय संस्कृति के नाम से। भारत में बायोपायरेसी के विभिन्न मामले उठाए गए जहां बायोटेक कंपनियों ने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग उत्पादों को विकसित करने और पेटेंट जारी करने के लिए किया। पारंपरिक ज्ञान निजी स्वामियों की बजाय अक्सर समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से संरक्षित किया जाता है। सही बात है। पारंपरिक ज्ञान निजी स्वामियों की बजाय अक्सर समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इससे लाभ साझा करना मुश्किल हो जाता है। तो लाभ साझा करने की समस्या है, क्योंकि इसका संरक्षण कोई निजी स्वामी नहीं करता है, बल्कि पूरा समुदाय मिलकर के करता है। अब कोई ये कहे कि हल्दी से निर्मित दवा जो होगी हम ही बनाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हल्दी कोई भी खरीद के लाएगा, पीस के बनाएगा। पारंपरिक ज्ञान की सामुदायिक प्रकृति के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सामुदायिक प्रकृति है, इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे सामुदायिक प्रकृति से हटा करके निजी स्वामी के भीतर लाना होगा। और निजी स्वामी किसको बनाया जाए, तो निजी स्वामी भारत सरकार की कोई कंपनी हो सकती है जो भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, अध्ययन, विज्ञान, अनुसंधान जो इस क्षेत्र में होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उसका जो उच्च प्रतिनिधित्व करता है उसके नाम से हो जाना चाहिए। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम। जैविक विविधता अधिनियम में, तो एक कानून है, जैविक विविधता अधिनियम में आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे का प्रावधान है। जैविक विविधता अधिनियम में आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे का प्रावधान है। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार का प्रावधान करता है। यह पारंपरिक रूप से अर्जित किए गए ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण में मदद कर सकता है। तो वन अधिकार अधिनियम 2006। तो जैविक विविधता अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के माध्यम से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के धारकों को एक सामूहिक अधिकार प्रदान किया जाता है।
तो माल के भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के माध्यम से एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के धारकों को एक सामूहिक अधिकार प्रदान किया जाता है। तो पहला जैविक विविधता अधिनियम है, दूसरा वन अधिकार अधिनियम 2006 और माल के भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 है। फिर आयुर्वेद, ये आ गए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा तथा अन्य स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई है। तो ये प्रयास है। तो पहला जैविक विविधता अधिनियम, भारत की जो आयुर्विज्ञान चिकित्सा संबंधी ज्ञान है, जो पारंपरिक ज्ञान है, उसके संरक्षण के लिए जैविक विविधता अधिनियम है। वन अधिकार अधिनियम 2006 है। फिर भौगोलिक माल के भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। फिर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी। सोवा क्या है? तो ये पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा है तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। तो 4 हो गए, आयुष मंत्रालय बनाया गया। पारंपरिक ज्ञान विशेषतः औषधीय पौधों व भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित, तो पारंपरिक ज्ञान के भंडार के रूप में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया है, अच्छी बात है। फिर आयुष चिकित्सा पद्धतियों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा इन प्रथाओं को हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन चलाया जा रहा है। तो ये भैया पारंपरिक ज्ञान के भंडार के रूप में पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया है। ठीक, तो पहला क्या था? जैविक विविधता अधिनियम, दूसरा वन अधिकार अधिनियम 2006, तीसरा माल का भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, चौथा आयुष मंत्रालय बना दिया गया, पांचवा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया, फिर छठा राष्ट्रीय आयुष मिशन चलाया जा रहा है। सातवां आधुनिक दवाओं के बढ़ते दुष्प्रभाव, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं तथा लागत कारक के कारण। 3 कारण। आधुनिक दवाओं के बढ़ते दुष्प्रभाव, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं, जो दवाइयाँ जो रिएक्शन कर जाती हैं, तो आधुनिक दवाओं के बढ़ते दुष्प्रभाव, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं तथा लागत कारक के कारण पारंपरिक दवाओं में लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। इसलिए विभिन्न पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं के बारे में जागरूकता और विकास उनके मुख्य धारा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ होना चाहिए, ताकि विशेष रूप से आदिवासियों के लिए इसकी महत्वपूर्ण आजीविका समर्थन की क्षमता को फिर से प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा एक अद्वितीय प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो पारंपरिक ज्ञान की विविध प्रकृति को पहचान सके तथा उन्हें पर्याप्त कानूनी और व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान कर सके। तो ये हो गया निष्कर्ष। अब एक प्रश्न पे और डिस्कशन करते हैं। किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है? तो जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है? किसमें? कृषि में। उत्तर है इसका इंग्लिश में, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है। भारत में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन अच्छा, इससे संबंधित जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, किसान जैविक जो टेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी, उससे जो कृषि में विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा,
जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुकूल उसको सहने की क्षमता उसमें बढ़ेगी। बीच में पानी, जो जहाँ पे पानी नहीं है तो जल की कमी के कारण से फसलें नहीं हो पाएंगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसी बीजों का हम प्रोडक्शन करें जैव टेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, ताकि वो जल की कमी को सह सकें, ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकें, कहीं कहीं ज़्यादा पानी लगता है तो ज़्यादा पानी को सह सकें। तो विपरीत परिस्थितियों को सहने से सक्षम जो बीज हम बना सकते हैं उसके लिए जैव प्रौद्योगिकी एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। इससे किसान अगर प्रश्न में आ गया तो किसान भारत में अधिकांश मात्रा में गरीब है। तो SDG 1 संबंधित है नो पॉवर्टी से, यानी कि गरीबी उन्मूलन से। अब गरीबी होने के कारण भूखमरी की भी कगार हो जाती है कई बार। जो शहरी जनसंख्या है, शहर में जो टॉप मतलब बॉटम 10% है, उनकी संपत्ति में भागीदारी और उनकी आय को देखा जाए तो वो अत्यंत न्यून है। तो वहाँ पे भूखमरी की कगार हो सकती है। तो उसको मिटाने के लिए SDG 2 ज़ीरो हंगर हो सकता है। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है SDG 13। ऐसे ही गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी अच्छा स्वास्थ्य हो, ये है SDG 3 में। तो SDG 1 है नो पॉवर्टी, SDG 2 है नो हंगर, SDG 3 है गुड हेल्थ, SDG 3 है गुड हेल्थ। तो SDG 1 गरीबी उन्मूलन, SDG 2 भूख मिटाना, SDG 3 स्वास्थ्य सुविधा देना, अच्छा स्वास्थ्य होना, सबको स्वास्थ्य हो, सबके लिए स्वास्थ्य हो। SDG 8 वो है आर्थिक विकास से संबंधित, SDG 8 आर्थिक विकास से संबंधित। SDG 13 है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो अब देखते हैं इसका उत्तर। भारत में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इससे पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं प्राप्त हो पाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो हरित क्रांति के प्रभावों से बाहर रहे हैं। इस परिदृश्य में जैव प्रौद्योगिकी कृषि को बदलने की अच्छी क्षमता रखती है। यह उत्पादन श्रृंखला के सभी चरणों को प्रभावित कर सकती है। जैव प्रौद्योगिकी, अब इसका डेफिनेशन क्या है, किसका, GMO का, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव। तो जैव प्रौद्योगिकी के तहत पौधों, है ना, जैव प्रौद्योगिकी के तहत पौधों, बैक्टीरिया, कवक और जानवरों जिनके जीन में रिकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन किया गया है को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फिर से, जैव प्रौद्योगिकी के तहत 4 चीज़ों में, पौधों, बैक्टीरिया, कवक और जानवरों, ठीक, जिनके जीन में रिकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तन किया गया है, उन्हें कहा जाता है आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव। तो जैव प्रौद्योगिकी के तहत पौधों, बैक्टीरिया, कवक और जानवर जिनके जीन में रिकॉम्बिनेंट जैव प्रौद्योगिकी, रिकॉम्बिनेंट DNA प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उनके जीन में परिवर्तन किया गया। मैंने कोई जानवर है,
उसके जीन में परिवर्तन किया जा रहा है अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो ऐसे जीव को कहा जाएगा, ऐसे पौधे, ऐसे कीट, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव कहा जाता है। ठीक है। जीएमओ तकनीक ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ठीक बात। तो जब भी जैव प्रौद्योगिकी की बात आएगी तो उसमें आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव की बात आएगी, जिसने किसानों की हालत को अच्छा करने में भूमिका निभाई है। तो फिर से, जैव प्रौद्योगिकी के तहत किसी पौधे, बैक्टीरिया, कवक या जानवर जिसके जीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन किया गया है, उस जीव को कहा जाएगा आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ कहा जाता है। तो एक ये हो गया जैव प्रौद्योगिकी में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, जीएमओ हो गया। फिर दूसरा है ऊतक संवर्धन। एक तैयार किए गए माध्यम में, ऊतक संवर्धन एक तैयार किए गए माध्यम में जंतु या पौधे के ऊतक के उत्पादन का विज्ञान है। ठीक है। ऊतक संवर्धन एक तैयार किए गए माध्यम में जंतु या पौधे के ऊतक के उत्पादन का विज्ञान है। फसल सुधार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस पर आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है। तो जैव प्रौद्योगिकी एंड फार्मर्स, पहला जीएमओ, दूसरा ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन से क्या होगा? फसल सुधार होगी। फिर फसलों को अजैविक तनावों, जो होते हैं अजैविक तनावों, जैसे कि ठंड, सूखा, नमक, गर्मी, तो ठंड, गर्म, सूखा, नमक के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया गया है ताकि किसानों को मौसम की स्थिति के बारे में चिंता न करनी पड़े तथा पौधों को पर्यावरणीय तनाव और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद मिल सके। तो अजैविक तनावों से लड़ने हेतु सक्षम बनाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी ने सूखा, बरसात खूब हो रहा है ना, नमक, जहाँ पे नमक आ गए हैं, चक्रवात आया, पूरा बहुत बड़े क्षेत्रफल में नमक हो गया, मिट्टी जो है नमकीन हो गई, या जो बंजर बीहड़ खेत ऐसे हैं, जो नमक वाले खेत हैं, रेह उड़ रही है, तो ऐसे खेतों में थोड़ा सा सुधार करके हम जीएमओ वाली फसलें लगा सकते हैं। तो जलवायु जो तनाव है, पर्यावरणीय तनाव या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से जो सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं नमक की मात्रा है, कहीं ठंड है, इन सब को सहने योग्य बनाई गई हैं बीज या फसलें। इसने रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर दी है भैया। रासायनिक, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कुछ ऐसे जीन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन कर दिया गया या कर दिया जाता है जो कीटनाशकों को सह लेते हैं, मतलब जो कीट होते हैं उनको सह लेते हैं, तो उनके ऊपर कीटनाशक को छिड़कने संबंधी जो खर्च होता है, जो लागत आता है, वो बच जाता है। तो इससे किसानों की जो आय है वो बढ़ जाती है। तो इसने रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर दी है जो किसानों के लिए किफ़ायती है तथा पारिस्थितिक तंत्र से हानिकारक रसायनों को खत्म करके उपभोक्ता के लिए पर्यावरण अनुकूल भी बनाता है। फिर परिवहन अवधि के दौरान क्षति रोकने के लिए फसलों की क्षमताओं को बढ़ाकर फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जाता है। तो क्षमता बढ़ जाएगा, क्षमता को बढ़ा करके जो फसल कटाई के दौरान बहुत सारे मतलब जो खाद्यान्न होते हैं वो टूट जाते हैं, चूहा काट देता है। तो ऐसा डिज़ाइन बनाया जाए डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से
या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कि परिवहन अवधि के दरमियान नुकसान कम से कम हो। पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता इसके द्वारा बढ़ाई गई है ताकि भूमि का लंबे समय तक समान रूप से अच्छी पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो पौधों द्वारा खनिज उपयोग की क्षमता इसके द्वारा बढ़ाई गई है ताकि भूमि का लंबे समय तक समान रूप से अच्छी पैदावार, इसको सतत कृषि कहते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग। इसने भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाया है। इसने भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाया है जो उत्पाद के बाजार मूल्य को बढ़ाता है, किसानों को लाभ पहुंचाता है तथा मानव स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो पोषण मूल्य बढ़ेगा तो इससे बाजार मूल्य बढ़ेगा, किसानों को लाभ होगा और मानव स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पौधे स्वाभाविक रूप से विशिष्ट कीटों, खरपतवार तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता का विकास कर लेते हैं ताकि इन कारणों से फसल का नुकसान ना हो, है ना। तो प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के लाभ विशेष रूप से ऐसे समय में सार्थक हैं जब हमारी वैश्विक आबादी बढ़ रही है तथा साथ साथ भोजन की मांग भी बढ़ रही है। जैव प्रौद्योगिकी किसानों द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय कृषि पद्धति जो है वो SDG 2 से संबंधित है। धारणीय कृषि पद्धति का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक पैदावार विकसित किया जाना संभव बनाती है। कम भूमि पर अधिक पैदावार विकसित किया जाना संभव बनाती है जो उनके लिए एक अच्छी आय और बेहतर जीवन स्तर के लिए आवश्यक है। बढ़ती वैश्विक आबादी के भोजन के लिए जैव प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी सकारात्मक और नकारात्मक क्षमता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। तो जैव प्रौद्योगिकी से पहले हो गया GMO बना लिया, यानी जैव प्रौद्योगिकी के तहत जब किसी पौधा, जानवर की बैक्टीरिया, कवक के जीन में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है तो उसे कहा जाता है GMO। फिर दूसरा ऊतक संवर्धन, तीसरा जलवायु सह्य बीज बनाना, फिर परिवहन अवधि के दौरान जो क्षति होती है उसको रोकने के लिए क्षमता बढ़ जाती है, और भूमि की जो उर्वरता शक्ति हो वो बनी रहती है। कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता है जिससे लागत कम हो जाती है और पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है। फिर इसका जो पोषण मूल्य बढ़ जाता है जिससे किसानों को लाभ होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इस सारे फायदे हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी इस प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।